हैंडिंग गेमर्स वेलकम टू द हैंडिंग गेमर चैनल, जहां बात करते हैं गेम्स पीसी की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स पीसी में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे इंटेल अब एएमडी को शायद तबाह कर सकता है। शायद ही है, क्योंकि इंटेल ने टक्कर में तो उतारे हैं, लेकिन एएमडी ऑलरेडी इतना अच्छा है कि उसको हरा पाना पूरी तरह से मुश्किल है। लेकिन एएमडी के खुद के कुकर्म और धूर्तता की वजह से एएमडी को अब मार्केट शेयर देना पड़ेगा अपना, क्योंकि आप जानते हो, एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं देता हुआ आया हूं एएमडी का कि उसने बजट सीपीयूज नहीं उतारे, लेकिन इंटेल ने अब अपने कई i5 जैसे प्रोसेसर्स में भी अब एएमडी को हराना शुरू कर दिया है। और हो सकता है जब बजट सीपीयूज निकाल दे तो बिल्कुल ही तबाही आ जाए एएमडी की तरफ से, क्योंकि हम में से कई लोग हैं जो बड़े बड़े प्रोसेसर नहीं खरीदते हैं। 5950X जैसे 60 हजार के सीपीयू नहीं खरीदते, हमें चाहिए होते हैं 10 हजार वाले, 8 हजार वाले सीपीयूज। उसमें हो सकता है इंटेल का दबदबा हो। तो इस तरह के बजट सीपीयूज के भी बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे जो इंटेल ने अभी प्रोसेसर्स उतार दिए हैं। थोड़ा सा इंटेल के मदरबोर्ड्स के भी बारे में बात करेंगे, और कैसे नई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं इंटेल के अंदर, जैसे विंडोज 11 के साथ इंटीग्रेशन है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। आप ये तो जानते ही हो कि इंटेल ने फिलहाल जो है अपने के प्रोसेसर्स उतार दिए हैं, i5, i7, i9, 12600 के, 12700 के और 12900 के। ये तीन प्रोसेसर्स उतर चुके हैं, और ये आते हैं 10, 12 और 16 कोर्स में। लेकिन वो जो आपकी आदत थी ना कि 10 कोर का मतलब तो 20 थ्रेड हो गए, वो खत्म कर दो आप। अब 2 कोर का मतलब हो गया 16 थ्रेड, क्योंकि इनमें से 6 तो पी कोर्स होंगे और बाकी 4 जो है ई कोर्स होंगे। 6 पी कोर्स परफॉर्मेंस कोर्स जो होंगे वो तो आपके हाइपर थ्रेडेड हो सकते हैं, तो 6 कोर का 12 थ्रेड हो गया। साथ में उसमें आप अपने 4 ई कोर्स और जोड़ दो तो टोटल हो गए 16 थ्रेड्स हो गई आपकी। ऐसे ही 12700K के साथ है, 8 पी कोर्स होंगे और 4 ई कोर्स होंगे। पी कोर्स और ई कोर्स क्या है? ये बिल्कुल नई चीज है, आज तक हमें आदत नहीं थी, इसीलिए वही आदत है कि 6 कोर का मतलब 12 थ्रेड, 10 कोर का मतलब 20 थ्रेड। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी कोर्स जो हैं, जो आपके हल्के काम होंगे उनको संभालने के लिए, और जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो तो आप जानते ही हो, जो रोजमर्रा के काम होते हैं जिसमें ताकत चाहिए होती है उनके लिए। जैसे 2 मिनट का मौन रखते हैं ना कि कुछ होता है श्रद्धांजलि देने के लिए, ऐसे ही हम 2 मिनट के लिए ऐसे करेंगे हो। इंटेल जो है 14 नैनोमीटर से हट गया है। मतलब आप 1 मिनट सोचो, 14 नैनोमीटर से अब हट के 10 नैनोमीटर पे आ गया आर्किटेक्चर इंटेल का। लेकिन ये 14 नैनोमीटर का जो आर्किटेक्चर है वो 2015 से चल रहा है। 2015, 2022 आ गई, अब जाके इंटेल का प्रोसेसर श्रिंक हुआ है। मतलब आप सोचो 1 मिनट को, तो 2 मिनट के लिए हम ऐसे करेंगे हो। दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि विंडोज 11 के साथ बहुत तगड़ा इंटीग्रेशन किया है इंटेल ने। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बहुत सारी नई चीजें आई हैं और ये प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ईमानदारी वाली बात है, सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो विंडोज 11 जो है फ्यूचर है, ये तो है, चाहे उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, गेम रिलेटेड कुछ FPS कम मिल रहे हो या और कई दिक्कतें हो रही हो, लेकिन वो फ्यूचर है, वही चलनी है। विंडोज 10 को लोग छोड़ेंगे, लेकिन अभी अडॉप्शन जो है विंडोज 11 का वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम लोगों ने किया है। लेकिन ये जो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं वो विंडोज 11 के साथ चलने के लिए बने हैं। उन्होंने उसी को मद्देनजर रख के अपना पूरा प्रोसेसर डिज़ाइन किया। ये इंटेल की एक चाल भी है कि AMD को कहीं हराना है तो हमें सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कर करके अपने प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी वो और बढ़ानी है। तो 6 सीपीयूज लॉन्च हुए हैं 2021 में, जो के और KF वर्जन से ज्यादातर आप बात सुनोगे जो मीडिया में है वो के वर्जन की हो रही है। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूं कि i5 12600K है और i7 12700K है, या फिर i9 12900K है। ऑब्वियसली जब ये सीपीयूज लॉन्च हुए तो उनके साथ मदरबोर्ड्स भी लॉन्च होंगे। तो मदरबोर्ड्स लॉन्च नहीं हुए, एक ही मदरबोर्ड लॉन्च हुआ है, 690 चिपसेट वाला मदरबोर्ड। आप जानते हो कि Z690 या Z सीरीज के जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अच्छा, उनमें कैपेबिलिटीज भी बहुत होती हैं, ओवरक्लॉकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, जो कि AMD की साइड नहीं है। AMD की साइड कई मदरबोर्ड्स में आपको ओवरक्लॉकिंग कैपेबिलिटीज मिलती हैं, इवन बजट सेक्शन में भी, उनकी B सीरीज वाले में भी। सिर्फ A सीरीज वाले में आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं मिलती है, इसमें सिर्फ आपको Z चिपसेट पे मिलेगी। खैर, ओवरक्लॉकिंग इतनी बड़ी भी चीज नहीं होती है हर समय। कई लोग होते हैं वो जितना बॉक्स में से CPU चलता है उतना चलाते हैं, मैं भी चलाता हूं, मैं ज्यादा ओवरक्लॉक नहीं करता हूं। ऑल्दो AMD ने भी कैपेबिलिटी निकाली थी कि 1 क्लिक ओवरक्लॉक, आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है उसको ओवरक्लॉक करने के लिए। 1 क्लिक ओवरक्लॉक हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसा ही 1 क्लिक ओवरक्लॉकिंग जो है इंटेल ने भी अब निकाल दी है कि अगर आपको ओवरक्लॉक करना है तो Z690 जैसे मदरबोर्ड पे आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। लेकिन बजट मदरबोर्ड्स कहां है? क्योंकि ये सवाल इसलिए है, अगर आप ये भी पूछो कि IG तो अभी बजट सीपीयूज लॉन्च नहीं हुए तो बजट मदरबोर्ड्स तभी उनके साथ ही आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं,
12700K और 12900K जैसे महंगे और ताकतवर सीपीयूज के लिए Z690 जैसा मदरबोर्ड जो है मुझे समझ में आता है, लेकिन i5 12600K जैसे सीपीयू के लिए भी महंगा Z690 मदरबोर्ड खरीदना थोड़ा सा मेरे लिए समझ पाना मुश्किल है। 12600K की मैं अभी तारीफें करूंगा, लेकिन Z690 के साथ लगा के मतलब सस्ते से सस्ता भी 18,000 का आ रहा है। थोड़ा ठीक ठाक लोगे तो आप 22-25 हजार तक चला जाता है। अब यही कुछ मदरबोर्ड ऑप्शंस मुझे 15 में या कम से कम 10 तक में अवेलेबल होते तो मजा आता। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि अभी ये K और KF वर्जन्स लॉन्च हुए हैं सीपीयूज के, जो बजट सीपीयूज है नॉन K F सीरीज वाले, जैसे जिस पे इंटीग्रेटेड सीपीयू नहीं होता है, तो वो F सीरीज वाले और नॉन K सीपीयू जो है वो 2022 में लॉन्च होंगे। उन्हीं के साथ जो सस्ते चिपसेट वाले मदरबोर्ड होते हैं, जो सस्ते मदरबोर्ड्स होते हैं, वो भी लॉन्च होंगे, B और H सीरीज वाले। दूसरा मदरबोर्ड की बात चल रही है, ये भी आपने सुना होगा कि अब DDR5 के साथ इंटीग्रेशन आ चुका है मदरबोर्ड्स पे। ये एक बड़ी बात है जानने वाली, बहुत टाइम हो गया है DDR4 को, अब जमाना आ चुका है DDR5 का। क्या सही में जमाना आ चुका है DDR5 का? बिल्कुल नहीं। आप भी देख रहे होंगे बेंचमार्क्स वगैरह, आपने भी देखे होंगे सारे रिव्यूज, वो सब लोग कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं करती है, इतनी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है उससे, और फ्यूचर प्रूफिंग की भी बात नहीं है। जो समझदारी की बात है वो ये है कि अभी आप DDR4 ही यूज करें, एक लंबे टाइम तक DDR4 रहेगी। ये होता है जैसे PCI एक्सप्रेस होती है, आप जानते हो कि 3i, उसके बाद 4i, 5 भी आ जाएगी, लेकिन उसके यूज नहीं होता है। तो अगर आप PCI एक्सप्रेस 4 चल रहा है तो 3 वाला भी ले लो तो भी आपका ग्राफिक कार्ड खूब साथ निभाएगा। ऐसे DDR5 और 4 का भी सिस्टम है। इस समय जो प्राइस है DDR4 की वो बहुत प्यारी चल रही है, स्टेबल है। एक टाइम पे खराब हो गई थी, इसमें भी रोना पड़ रहा था, जैसे ग्राफिक कार्ड के लिए रोना पड़ रहा है, लेकिन DDR5 का इस समय कोई खास फायदा नहीं है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इंटेल के तो प्रोसेसर्स लॉन्च हो गए हैं, थोड़े 2022 में लॉन्च होंगे, लेकिन आप ये भी याद रखो कि AMD के भी AM Zen 4 जो आर्किटेक्चर वाले सीपीयूज हैं वो भी 2022 में अब आने हैं। आप ये बात जानते हो, तो वो कितना टक्कर देंगे? AMD की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी जा रही है, क्या भयानक टक्कर दे पाएंगे? क्या प्राइसेस होंगी, क्या अवेलेबिलिटीज होंगी, वो तो 2022 में ही पता चलेगा। वैसे तो आप सारे बेंचमार्क्स वगैरह देख चुके होंगे प्रोडक्टिविटी वाले, लेकिन वही एक डिटेल आपको दे दे रहा हूं कि 12900K जैसा सीपीयू जो है, जो कि बड़ा सीपीयू है, मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं ले रहे होंगे, उसको प्रोडक्टिविटी के लिए या एडिटिंग वगैरह के लिए ले रहे होंगे। तो आप ये समझ लो इसकी जो ताकत है वो फॉल करती है 5950X और 5900X जैसे AMD के सीपीयू के बीच में। और 12600 की बात करो तो वो उसका तो हम लड़ाई करवाएंगे 5600X के साथ। ये i5 है 12600 की, वो R5 है 5600X, तो उसके साथ जब लड़ाई कराएंगे तो पता चलेगा कि उससे तो ये बहुत बहुत तेज है। 30-35% प्रोडक्टिविटी में 12600K उसको मात दे देता है। लेकिन जो कहानी AMD के साथ हुआ करती थी एक टाइम पे कि एनर्जी जो है ज्यादा कंज्यूम करते थे AMD के प्रोसेसर्स, वो कहानी अब उल्टी हो चुकी है। इंटेल को इतना टाइम मिला है तब भी कहानी उल्टी हो चुकी है और इंटेल संभाल नहीं पाया। 12900K जैसा प्रोसेसर है, जब आप उसे अपनी चरमतम सीमा पे चलाते हो, जब रेंडरिंग वगैरह हो रही होती है प्रोडक्टिविटी के लिए, तब वो 100% यूज होता है और उस समय उसका पावर ड्रॉप भयानक 250 वॉट है। और वहीं जो बड़े बड़े सीपीयूज हैं AMD की तरफ से आने वाले, उनकी 150 वॉट है। समझो आप 100 वॉट का अंतर, 250 और 150, ये बहुत बड़ा अंतर है प्रोडक्टिविटी में। काफी पावर ड्रॉ है इसका। खैर लगातार तो कोई भी 100% यूज नहीं करता है। बड़े वाले जो सीपीयूज होते हैं, रेंडरिंग हो रही होती है तो उस टाइम ही यूज होता है। अगर आप 1 घंटे का भी वीडियो बनाते हो तो 1 घंटे ही चला वो। 1 घंटे का तो लोग वीडियो बनाते ही नहीं है, 5 मिनट का बनाते हैं, तो वो समझो 5 मिनट ही चलेगा, लेकिन फिर भी उस समय उसकी पावर ड्रॉ 250 वॉट्स होगी। लेकिन गेमिंग में कहानी चेंज हो जाती है और दोनों ही बराबर रहते हैं। 100% पे सीपीयूज यूज नहीं हो रहे हैं, उस समय वो दोनों ही बराबर पावर ड्रॉ यूज करेंगे, इंटेल का i9 भी और AMD का R9 भी। लेकिन असली चीता जो इनमें निकल के आया है, जो सही में है, जो आप खरीद भी सकते हो, कई लोग 12900K कोई नहीं लेने जा रहा i9, लेकिन आप ले सकते हो i5 12600K जैसा सीपीयू, जो कि सही में चीता है प्रोडक्टिविटी में भी और गेमिंग में भी। वो 5600X को अच्छी खासी मात दे रहा है और पावर भी यूसेज बराबर ही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उनमें। जो सबसे बड़ी ताकत है इंटेल 12600K की, वो ये है जो 1% लो है वहां वो अपना चमत्कार दिखाता है सही में। और वो 5600X के मुकाबले में काफी ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग बात करते हैं गेमिंग में कि एवरेज FPS क्या है, ये भी बात करनी चाहिए। इस टाइम पे जब कोई अच्छा सीपीयू आ जाता तब बात चलने लगती है।  1% लोज कितने भी हैं, ज्यादा डिप ना हो ना, फ्लक्चुएट
आप ये हमेशा एक बात याद रखो, जो कि मैं कई बार कहता हुआ आया हूं, अगर आपके FPS जो है वो बहुत ज्यादा डिविएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इन द सेंस कभी वो देने लगते हैं 100 और फिर ड्रॉप हो जाते हैं 30, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब आप एवरेज FPS निकालोगे तो आपका एवरेज FPS 80 निकल के आ जाएगा कि 100 तक पहुंचा, फिर 30 तक डिप कर गया। लेकिन जब वो 30 तक डिप करेगा ना, तो आपको दिखाई देगा, आपका इमर्जन टूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार को अगर 80 पे अगर चल रहा है FPS, तो ड्रॉप होना है तो 60 तक हो जाए, तो ज्यादा पता नहीं चलेगा। इस तरह का जो चीतापना है वो 12600K जैसा CPU दिखा रहा है, जो कि 5600X नहीं दिखा पाया, जो अब तक बहुत चहेता CPU हो रहा था। जो गेमर्स थे इस समय अपना पीसी बना रहे थे, जिन्हें एक मिड लेवल का अच्छा CPU चाहिए था, 5600X बढ़िया ऑप्शन था, उसमें अब सेंध लगा दी है उस फील्ड में 12600K ने। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि 12600K को हमने 5600X के साथ मुकाबला करके जिता दिया, मैं उसे दोबारा जिता दूं 12900K के साथ भी मुकाबला करके। i9 के मुकाबले भी बहुत अच्छा है आपका i5 12600K। अगर आप कंसिडर करो, ये जैसे वो 12900K गर्म भी बहुत होता है, ये नहीं होगा 12600K, ये ज्यादा पावर ड्रॉ भी नहीं ले रहा। कूलिंग सॉल्यूशंस आपको बड़े बड़े लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको i9 में लगाने ही पड़ेंगे अगर आप उसे 100% तक यूज करोगे रेंडरिंग वगैरह के लिए। मतलब बड़े बड़े AIOs की मस्ट है, वो छोटे CPU कूलर्स पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कूलिंग सोल्यूशन को भी आप ध्यान में रखो। साथ में आप ये ध्यान रखो कि गेमिंग के मुकाबले में भी ऑब्वियस सी बात है 12600K 12900K के मुकाबले में कम गेमिंग परफॉर्मेंस देगा, लेकिन वो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत क्लोज है। जितनी प्राइस है और जो आपको उसको चलाने के लिए जो इतने एफर्ट्स पुट करने पड़ रहे हैं i9 12900K, उसके मुकाबले में 12600K बहुत प्यारा CPU निकल के आता है। मतलब आप i5 ले रहे हो जो कि उससे काफी कम है, और आपको परफॉर्मेंस और भी कई चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी 12600K से मुकाबले में i9 12900K के। देखो, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि इंटेल के साथ कई चीजें प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, क्योंकि कई चीजें नई आई हैं, बहुत सारी नई चीजें एक साथ आ गई हैं। एक नई चीज भी आती है ना, तो थोड़ा सीपीयूज में भी प्रॉब्लम्स की वो रहती है कि बग्स वगैरह आ जाएंगे। यहाँ तो एक साथ बहुत सारी नई चीजें आएंगी। आप मतलब सोचने की कोशिश करो कि जब भी कोई नया आर्किटेक्चर आता है तो आपको पता होता है कि पहला सीपीयू है, ये धीरे धीरे जो है इसको रिफाइन करेंगे और ये और अच्छा होता जाएगा। अब ये बिल्कुल नया प्रोसेस है जो 10 नैनोमीटर का प्रोसेस है, ठीक है, श्रिंक किया है इंटेल ने। पहली सीरीज निकल के आई है, पहली जनरेशन निकल के आई है 10 नैनोमीटर वाली, इसे और रिफाइन करेंगे। और उसके साथ आप समझो अब ये और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे DDR5 की जो चीज है वो एकदम नई आई है, ठीक है, अभी बिल्कुल ही नया है इस प्लेटफॉर्म पे। धीरे धीरे ये भी रिफाइन होगा, ये भी बिल्कुल नया है। दूसरा आप समझो ये नई इंजीनियरिंग जो है कि P कोर्स भी होंगे और E कोर्स भी होंगे। अब ये कितना अच्छा काम कर पाएंगे वक्त के साथ वो पता चलेगा कि इनमें कोई बग्स ना है, ये बिल्कुल नई चीज है। साथ में विंडोज 11 के साथ इंटीग्रेशन, भाई विंडोज 11 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा होता तो लोग कूद कूद के जाते, कुछ दिक्कत है ना उसके अंदर, और वो भी एकदम नई चीज है, उसके साथ तुमने इंटीग्रेट कर दिया, आपने सब नया सब नई उसके सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी बहुत आई भी है। लोगों को कम FPS देखने को मिले, बहुत कम नहीं लेकिन कम FPS देखने को मिले, तो कई नई चीजें एक साथ आती जा रही हैं। साथ में आप ये समझो रैम की मैंने कह दी, चिपसेट भी तो नया है, जो मदरबोर्ड आया है वो भी नया है Z690। अब आप ऐसा समझो कि ये AMD की अगर आप बात करो कि उन्होंने 3 जनरेशन निकाल दी कि 5950X जैसा CPU आप बहुत पुराने मदरबोर्ड पे भी चला सकते हो, AM4 प्लेटफॉर्म, तो उनके लिए करना आसान था। यहाँ ये चिपसेट भी नया है, सब कुछ नया है। अब आप समझो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब इतनी सारी नई चीजें आती हैं तो उसका मजा तो आते हैं। भाई हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं कि जो नई चीज आई है, फास्टेस्ट चीज आई है, वही हम ले लेंगे, तो उसके लिए आप ये भी तैयार रहो कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं झेल लूंगा। उसका सोल्यूशन तो आ ही जाता है, रिफाइन भी होंगे आगे जाके फ्यूचर्स में, लेकिन ये मद्देनजर रखनी चाहिए चीजें कि बहुत कुछ नया आ गया है। आइए अब बात कर लेते हैं जो बजट सीपीयूज हैं, जो कई लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं है 12600K और Z690 जैसे कॉम्बिनेशन से, या फिर इतने पैसे नहीं है i9 12900K और Z690 महंगा वाला मदरबोर्ड 25,000 का, तो कई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। नया आया होगा तो आगे चला जाए, हम खरीद ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा। उन लोगों को मतलब होता है कि कुछ बताओ 14-15 हजार वाला CPU, और कुछ ऐसा बताओ, कुछ तो बताओ 5,000 वाला मदरबोर्ड जो H सीरीज है जैसे इंटेल की। अब ये लॉन्च होंगे मदरबोर्ड्स में, आपसे कह रहा हूँ B सीरीज है या फिर H सीरीज है जो सबसे सस्ती होती है, 610 H610 मदरबोर्ड्स इंटेल की तरफ से आएंगे, बहुत सस्ते वाले। 2022 में
पहले क्वार्टर में कहा जा रहा है। साथ में आएंगे सीपीयूज। i5 आपको 12600 के जैसा खरीदने की जरूरत नहीं है, आप खरीद सकते हो i5 12400F जो कि सस्ता होगा, उसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं होगा, उसके साथ ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। साथ में आएगा और सस्ता i3 1200, उसका F वर्जन भी आएगा, तो वो बहुत सस्ते सस्ते होंगे और वहां आएगी मजेदारी H सीरीज के मदरबोर्ड के साथ, वो हम सब खरीद सकते हैं। और गेमिंग में इस समय जो AMD के सीपीयू चल रहे हैं उन्हें वो पक्का हराएंगे, पक्का हराएंगे। पक्का हराएंगे से मतलब ये है कि जैसे 5600X बहुत चहेता चल रहा है, उसने 12600K ने तो हरा ही दिया i5 ने, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। i5 12400F जैसा भी जो कि रूमर्स आ रही हैं वो भी हरा देगा, वो सस्ता होगा और वो आप H सीरीज के कॉम्बिनेशन के साथ चलाओगे, वो पूरा प्लेटफॉर्म आपको सस्ता पड़ेगा, वो 5600X जैसे सीपीयू को हरा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में एक अच्छी बात निकल के जो आई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इंटेल ने AMD के साथ सीखा है, बॉक्स कूलर्स बहुत खूबसूरत निकाले हैं, मुझे अच्छा लगा डिजाइन। वो पुराना वाला थोड़ा वही, मतलब स्टॉक की डेफिनेशन ही हो गई थी इंटेल का सीपीयू कूलर। मैं आपको सही बताऊं, स्टॉक की डेफिनेशन हो गई थी। AMD के जो स्टॉक कूलर से इतने प्यारे और खूबसूरत आते थे, वो इंटेल का बड़ा गंदा सा, वो नीला सा प्लास्टिक हर तरफ से लगी हुई, वो दिखता था ससुरा स्टॉक कूलर है, जो सालों से आ रहे थे, जो आप सेलेरॉन और पेंटियम पे भी लगा रहे हो, वही आपको अपने i5 पे लगाने पड़ते थे, उसमें कोई भी ग्लैमर नहीं था। मतलब ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की बात तो है नहीं, पंखा ही है, थोड़ा सा खूबसूरत नहीं बना सकते थे, AMD ने बनाया था, ध्यान है आपको। जब 1700 जैसे सीपीयू के साथ जो पहला इन्होंने निकाला था R7 1700, उसके साथ बहुत प्यारा बॉक्स कूलर दिया था, स्टॉक कूलर की डेफिनेशन चेंज कर दी थी AMD ने, उस पर RGB भी थी, मतलब और क्या लोगे, LED थी, RGB नहीं थी। और यहाँ पे वही इंटेल ने भी किया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा आपको खास, लेकिन बॉक्स कूलर्स बहुत सुंदर है। एक बार को मतलब कुछ किया तो वही बहुत है मेरे लिए। दूसरा, अब बहुत अच्छी बातें हो गई इंटेल के बारे में भी, और तबाह कर देगा AMD को, बहुत बढ़िया बात है। तबाह तो तब करेगा जब बिकने लायक होंगे प्रोडक्ट्स। G4560 जब था तबाही मचाई थी उसने, बहुत प्यारा था। AMD की जो लॉन्च हुई थी उसको बहुत ग्रहण लगा दिया था G4560 ने, हर दूसरा आदमी AMD भूल के, जबकि इतना बढ़िया सब नया कुछ लेके आया था AMD, हर तरफ तारीफें ही तारीफें थी, तब भी उसकी पूरी लॉन्च को ग्रहण लगा दिया था अकेले G4560 ने। सबकी जो नजरें थी वो G4560 पे थी। हुआ क्या हुआ, ये शॉर्टेज हो गई। अब जब वो है ही जो 4.5 का, जिसको हम कह रहे थे, तारीफें कर रहे थे G4560 की, अब जब वो 9000 का बिक रहा है, तो फिर अब क्या करें? आप समझ रहे हो, वो मजा तो तब आएगा जब इनकी सप्लाई भी बराबर बनी रहे, तब मजा है। बाय द वे, जो छोटे बजट सीपीयूज आएंगे इसमें आपको, जैसे कि आप i3 खरीदते हो, i3 की बात कर लेते हैं, 4 कोर 4 थ्रेड आपको देखने को मिलेंगे, 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिलेंगे आपको। इसमें ई कोर्स नाम की आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी, इसमें कोई एफिशिएंसी कोर्स नहीं है। वो जो नया आर्किटेक्चर है वो बड़े सीपीयूज के लिए, कई और टेक्नोलॉजीज भी इसमें मिस होंगी, कोई बात नहीं है। तुम बस हमें रॉ परफॉर्मेंस वही दे दो जो सीपीयू वाली होती, जो पुराने सीपीयूज आ रहे हैं, जिसकी हमें आदत है, AMD की तरफ से भी आ रहे हैं कि 4 कोर 8 थ्रेड, बस वही दे दो, वही बहुत आ जाए। और साथ में इसमें आप याद रखो कि 12100 और 12100F जैसे i3s निकलेंगे, साथ में उसके निकलेंगे i3 12300 टाइप के भी सीपीयूज, जिनकी कोर क्लॉक्स ज्यादा होती हैं, बजाय जो ज्यादा पॉपुलर होते हैं 12100 जैसे, जो 100 सीरीज वाले सीपीयूज होते हैं। तो उनकी तरफ भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक बार को आपको हर जगह बात सुनने को मिलेगी 12100 12100F, पता चलेगा जब आप मार्केट जाओगे कि उसमें अंतर बहुत कम था 12300F में या 12300 में, तो आप वो ले लोगे ना जब अंतर कम है, उसकी कोर क्लॉक्स भी ज्यादा है, वो ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या इंटेल ने AMD को तबाह कर दिया है। देखो, नाक में दम तो कर ही दिया है, तबाही तो मुश्किल है AMD की इस समय, क्योंकि AMD ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सालों में। Zen 4 की लॉन्चिंग भी होगी, हो सकता है पर खच्चे उड़ा दे इंटेल के AMD, क्योंकि करता हुआ आया है, तो अब तक तो कई चीजें उन्होंने दबा रखी हैं। जब कंपटीशन नहीं है तो मैं जो मार्केट में जो लोग खरीदने के बैठा हूं, मैं क्यों सामान दूं, जब वो मेरा पुराना सामान, बेकार सामान खरीद रहे हैं, मैं क्यों उन्हें अच्छा दूं? मैं वो अच्छे हथियार जो है बचा के रखूंगा, जब मेरा कंपटीटर बड़ा हथियार लॉन्च करेगा तब मैं उन्हें लॉन्च करूंगा। तो ये भी हो सकता है कि सारी टेक्नोलॉजी जो है AMD फेंके दोबारा से Zen 4 के अंदर, लेकिन इंटेल ने नाक में दम कर दिया और मार्केट शेयर छीन ही लेगा। बड़ा भी है, सामने है, रिपोर्ट्स में सामने है
कि बहुत बड़ा है, लेकिन बीट नहीं किया है AMD के अभी उसको प्लेटफॉर्म को। ये AMD की जो शातिरता है, जो धूर्तता है, जो चालाकियां हैं जो दिखाई हैं AMD ने, कि जैसे बजट CPUs नहीं दिए। आज भी आप समझ लो जमाना हो गया है, 3200G को लॉन्च हुए वैसा कुछ आया नहीं आया। जो आया वो अभी अगस्त में आया है, 5600G 23,000 का CPU। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि मैं 23,000 के नीचे APU खरीद पाऊं। दैट इज रियली सैड। वो AMD ने हमारे साथ किया। इंटेल इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इंटेल की जो ताकत है वो इंटीग्रेटेड GPU में नहीं है, ये सब जानते हैं। उसके लिए तो AMD ही काम आएगा। मजबूरी में लोग 5600G खरीद रहे हैं, जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। वो कह रहे थे कि मैं 14-15 हजार का कोई और छोटा 4 कोर वाला APU मिल जाता तो मुझसे काम चला लेते। हमें नहीं चाहिए था 5600G, ना हमारा बजट था, लेकिन मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी अब नहीं है। कौन इतने इतने महंगे खरीद रहे? 1650 खरीदूंगा मैं जाके, अब भी 2022 में जाके। तो वो ऑप्शंस नहीं थे। AMD ने बड़ी एक गैप सा क्रिएट किया। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अब शायद इंटेल जो है अपना चिकनापना दिखा दे। साथ में इंटेल ये भी फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि इसे कई चीजों के साथ इंटीग्रेट करेगा, जैसे कि आप देख रहे हो विंडोज 11 के साथ इंटीग्रेट किया, तो उसकी वजह से कई और चीजें होंगी और लोग देखेंगे एक बार वो CPU चलो बराबर है या थोड़ा ही तेज है, लेकिन उसका जो इंटीग्रेशन के बाद फायदा है वो बहुत तगड़ा है, तो लोग फिर उसकी तरफ चले जाते हैं। जैसे कि आप नहीं जानते होंगे, जो iGPU आता है इंटेल के ऊपर, वो कई बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है, इसलिए कई जो और सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं लोग उस iGPU की वजह से, इंटेल के iGPU की वजह से जो कैलकुलेशन वगैरह कर लेता है, इंटेल का प्रोसेसर खरीदते हैं, AMD का नहीं खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकता है इंटेल को बेनिफिट दें, लेकिन एक बात पक्की है कि CPU साइड से हम लोगों को थोड़ा चैन मिलेगा। अब आपको बजट CPUs भी मिलेंगे, बड़े CPUs तो हमेशा से ही थे, और अब AMD के भी जो पावरफुल CPUs हैं उनकी भी प्राइस गिरेगी। जैसे कि मैं 5950X की देख रहा था, उसकी 10,000 प्राइस गिर चुकी है जितनी मैंने खरीदी थी। ये ओके है, कंपटीशन भी है, वो पुराना भी हो गया है, काफी पुराना हो गया है, एक साल से ज्यादा होने जा रहा है, तो अब वो गिरने भी, अगर आप आज भी बनाते हो तो वो पॉसिबल है आपका कि आप सस्ते में आप वो CPU ले आओ। तो अगर आप में से कई लोग बजट बनाना चाह रहे हो PC i3 और i5 के ऊपर, तो थोड़ा सा रुक जाओ आप। वैसे तो Q1 है 2022 का फर्स्ट क्वार्टर, वो मार्च तक चलेगा। कब मार्च तक ही लॉन्च कर दें या डिले कर दें, ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपको और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ऑप्शन तो अब भी अवेलेबल है, लेकिन 5600X कैसे खरीद लोगे आप जब 12600 के अवेलेबल है। और 12600 के Z690 मदरबोर्ड के साथ मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कॉम्बिनेशन। खैर वो आप अपनी प्लस माइनस करो, देखो आपके लिए बेनिफिशियल कौन है। और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा इंतजार कर लो, कई लोगों को तो बजट ही नहीं होने तो करना ही पड़ेगा i3 जैसे CPU के लिए और H610 जैसे मदरबोर्ड्स के लिए, तो उसके लिए आप इंतजार करो। वैसे कई प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं मैं बताऊंगा वीडियो में। तब तक गुड बाय, टाटा।